ओके, सो वी आर रीडिंग फोटोसिंथेसिस। अब ये एक लीफ का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। इसमें देखो जो पढ़ना है आपको टेंथ में क्या क्या है, क्यूटिकल पढ़ लेना, इसका 1 नंबर का सवाल आता है। क्यूटिकल क्या होता है, हु विल टेल? अरे सॉरी सॉरी, फिर मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया। वीडियो तुम लोग ऑन कर लो अपना, तो दिखाई दोगे कम से कम। हम्म, अगर डेटा है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, देखो यहाँ पे ये सबसे पहली चीज जो इसमें पढ़नी है वो है क्यूटिकल। 1 नंबर का सवाल आता है, क्यूटिकल का फंक्शन क्या है? क्या है क्यूटिकल, बताओ। कीर्तन, अर्चिता, शांभवी, हार्दिक, वैष्णवी, क्या होता है बेटा क्यूटिकल? Sir, क्या? it is Sir, sir, it plant is a waxy cuticle. coating on the leaf. हाँ Sir, Prevents एक, plant excess loss of cuticle is the water. outermost layer of plants. हाँ कोई एक, चलो अर्चिता पहले बोलो, अर्चिता बोलो पहले। Sir, it is a waxy coating on the surface of leaf that prevents excess loss of water. वेरी गुड, हाँ बस इतना आंसर लग जाए तुम्हारा 1 नंबर पक्का है। ये क्या होता है, वैक्सी कोटिंग होता है। और इसका मेन फंक्शन क्या है, टू प्रिवेंट एक्सेस ट्रांसपीरेशन, है ना, वाटर को ज्यादा इवेपोरेट होने से रोकता है। और एक और चीज है, मैकेनिकल बैरियर होता है, तो प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। ठीक, ये 2 फंक्शन है। फिर एपिडर्मिस आपने क्लास 9th में पढ़ा था, जैसे अपनी अपने में एपिथीलियल होता है, अपनी स्किन जो एपिथीलियल है, तो प्लांट की स्किन को आप एपिडर्मिस कह सकते हो। वस्कुलर बंडल आपको पता है, जाइलम और फ्लोएम, है ना। ये बीच में एयर स्पेसेस होती हैं। ये एक वर्ड दिया है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा होता है क्लोरोप्लास्ट का साइटोप्लाज्म। ठीक है, वो अपन पढ़ेंगे अभी आगे। फिर ये मीजोफिल सेल है। मीजोफिल सेल के अंदर होते हैं थाइलाकॉइड। ये सब हाई थोड़ा है 11th क्लास का, लेकिन सुन लो। या फिर ये कह लो मीजोफिल सेल के अंदर ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। थाइलाकॉइड होता है, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल होता है। ये सब क्लोरोप्लास्ट के अंदर आ जाते हैं। ठीक, तो ये सब आपको नहीं पढ़ना, मीन आपको एक क्यूटिकल पढ़ लेना है। आपको पढ़ लेना है गार्ड सेल। गार्ड सेल का फंक्शन क्या होता है? व्हाट इज फंक्शन ऑफ गार्ड सेल, बताओ Sir, शांभवी। gaseous exchange. हाँ गार्ड सेल, हाँ गार्ड सेल नहीं Gases. करता। गार्ड सेल क्या करता है, इट Sir, रेगुलेट्स it द, हाँ, helps. इट रेगुलेट्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, है ना। स्टोमेटा आपके टाइनी पोर होते हैं, उनके अराउंड ये गार्ड सेल किडनी शेप्ड शेल होते हैं। ये क्या करते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को कंट्रोल करते हैं। वो अपन अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक, अच्छा। तो देखो जो एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है ना, वो कई बार बनाने को भी आ जाता है, या फिर बन के आ जाएगा और आपसे बोल देगा इसको लेबल करो। तो ये तो मैंने थोड़ा हाई एक जगह दूसरी बुक से उठाया है। मैं आपको एनसीईआरटी का डायग्राम दिखा देता हूँ। तो देखो एनसीईआरटी में दिया गया हर एक डायग्राम इंपॉर्टेंट है। जैसे हार्ट का एक डायग्राम है, तो हार्ट का जो डायग्राम है वो बनाने को तो नहीं आता, बोर्ड में कभी बनाने को नहीं आया, लेकिन लेबलिंग करने को आया है कई बार। और लेबलिंग आपको केवल एनसीईआरटी के हिसाब से करनी है, उसके पार की लेबलिंग आपको नहीं करनी है। ठीक है, तो मैं आपको एनसीईआरटी का यहाँ पे डायग्राम थोड़ा दिखा रहा हूँ, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या कहना चाहता हूँ। हाँ, ये वाला डायग्राम, एक मिनट बेटा। अरे यार, न्यू, ये वाला देखो डायग्राम। ये यहाँ पे मीजोफिलेनॉल नहीं दिया है, यहाँ पे सिंपल आपका केवल क्लोरोप्लास्ट और ये सब दिया है। तो ये वाला डायग्राम आप बना लेना, मैं पेस्ट कर देता हूँ। एक मिनट एक मिनट, न्यू पेज बिलो। ये डायग्राम आपको, ठीक, दिस इज द वन गिवन इन द एनसीईआरटी। इसको आपको बनाने को नहीं आता, बट ये लेबल करने को आ जाता है। तो वस्कुलर बंडल हो गया आपका, जाइलम फ्लोएम, क्लोरोप्लास्ट है, एयर स्पेसेस है, गार्ड सेल है, अपर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस है, और वैक्सी क्यूटिकल है। क्यूटिकल का मेन फंक्शन टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। तो इस डायग्राम को आप पढ़ना, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक, अच्छा। अब देखो एक मिनट, थोड़ा अपन देख लेते हैं यहाँ पे। जो आपने लाइट और डार्क रिएक्शन की आपने बात की, देखो ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। अब फिर से ये भी एक्स्ट्रा नॉलेज है, एनसीईआरटी में नहीं है, तो बोर्ड में नहीं आएगा। बाकी होम एग्जाम का मेरे को नहीं पता मैडम ने आपको क्या पढ़ा है, बट ये देखो, ये क्लोरोप्लास्ट है। ये जो छोटे छोटे आपको स्टैक दिख रहा है ना, पतले पतले पिज्जा ब्रेड, ये थाइलाकॉइड है। ठीक, क्लियर है चीज? थाइलाकॉइड क्या होता है, ये पतले पतले पिज्जा के ब्रेड जैसे जो बेस होता है पिज्जा का, ये थाइलाकॉइड है।
कई सारे थाइलाकॉइड जब कंबाइन करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, ये फॉर्म करते हैं ग्रैनम। ये देखो लिखा है ग्रैनम, ग्रैनम मतलब स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड। खूब सारे पिज्जा ब्रेड आप ऐसे रख दो तो बन जाएगा ग्रैनम। अब जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल कहाँ पे होता है, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में होता है। कहाँ पे होता है क्लोरोफिल, इट इज प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड। इसमें होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन कलर पिगमेंट जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस करवाता है। ठीक है। अच्छा एक चीज और, एक चीज आप और लिख देना फोटोसिंथेसिस में, लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ये चीज भी आप लिख देना, एक पॉइंट एक्स्ट्रा। ठीक है। अच्छा और देखो, जो आपका ये है क्या नाम से जो क्लोरोप्लास्ट का जो साइटोप्लाज्म होता है उसको अपन स्ट्रोमा बोलते हैं, STROM में, स्ट्रोमा। तो क्लोरोप्लास्ट के साइटोप्लाज्म, उसमें जो जेली लाइक फ्लूइड है उसको अपन स्ट्रोमा बोलते हैं। और क्या है, दो डबल मेम्ब्रेन होता है, एक इनर मेम्ब्रेन है एक आउटर मेम्ब्रेन है। लेमेला क्या है, लेमेला आपका ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो दो ग्रैनम को आपस में जोड़ता है। भाई जो भी यहाँ पे खाना बनेगा वो सब आपस में डिस्ट्रीब्यूट होगा ना यहाँ वहाँ जाने के लिए, तो जो कनेक्शन होता है इनकी भी, जिसको अपन लेमेला बोलते हैं। ठीक है। और लूमन मतलब जो थायराकॉइड की अंदर की जगह, लूमन मतलब होता है ओपन स्पेस। किसी का भी लूमन हो सकता है, आर्टरी वेन थायराकॉइड किसी का भी हो सकता है। तो सुन लो, थायराकॉइड मतलब ये पिज्जा की ब्रेड हो गई। खूब सारे थायराकॉइड जब एक पिलर बना दिए तो उसको अपन बोलते हैं ग्रैनम। थायराकॉइड की मेम्ब्रेन में होता है क्लोरोफिल। फिर इसके बाद ये जो क्लोरोप्लास्ट का जो साइटोप्लाज्म है इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। फिर दो मेम्ब्रेन है, इनर आउटर। और लेमेला क्या है, जो दो ग्रैनम को जोड़ती है वो पाइप आपकी लेमेना हो गई। और ल्यूमन मतलब जो थाइलाकॉइड के अंदर की जगह है। ये स्ट्रक्चर इतना क्लियर है सभी को क्लोरोप्लास्ट का, क्लियर Yes, sir. है ना। अब सुन लो, एक बहुत इजी है, दो पार्ट में होता है फोटोसिंथेसिस। एक होता है लाइट रिएक्शन, केवल दो दो लाइन का है, ठीक है, इसमें कोई बहुत मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, बस बेसिक मैं आपको बता दूंगा। एक होता है लाइट रिएक्शन और एक होता है डार्क रिएक्शन। इन दो फेजेस में फोटोसिंथेसिस खत्म होता है, डार्क रिएक्शन। और ये इतना इजी हो जाएगा कि आपसे तुरंत बन जाएगा। सुनो, सबसे पहला, लाइट रिएक्शन के लिए लाइट जरूरी है। तो लाइट रिएक्शन केवल कब होगी, ये केवल दिन में होती है, क्लियर है। डार्क रिएक्शन के लिए लाइट की जरूरत नहीं है, तो ये दिन में भी हो सकती है और ये रात में भी, मतलब ये कभी भी हो सकती है, इसको लाइट की जरूरत, ये लाइट इंडिपेंडेंट है। तो ये इट कैन टेक प्लेस इन डे और नाइट, ये कभी भी हो सकती है। पहले इनका बीच का डिफरेंस आ गया। अब सुन लो, दूसरा जो पॉइंट है, देखो क्या होता है, ये आपका क्लोरोफिल है, यहाँ पे सनलाइट आके गिरेगी। क्लोरोफिल क्या करता है, इस सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। अब सनलाइट मतलब एनर्जी, लाइट में एनर्जी होती है। तो अब ये एनर्जी ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, एक ईटीसी चलता है, एक वर्ड होता है ईटीसी। ईटीसी मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं ना इसके अंदर, क्लोरोफिल के अंदर, वो इस सनलाइट को पाकर एक्साइट हो जाते हैं। लाइट में एनर्जी हीट होती है ना, लाइट से गर्मी बढ़ती है ना, तो इसको पाके सारे इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है। अब पहला काम क्या होता है, पहला काम होता है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जाते हैं एडीपी के पास। एडीपी सबको पता है क्या होता है, एडीपी एडिनोसाइन डाई फॉस्फेट, पढ़ा डाइफॉस्फेट। है ना। इसमें एक फॉस्फोरस जुड़ जाता है, भाई जुड़, अपने आप तो जुड़ेगा नहीं, एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कौन देता है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन देता है। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कहाँ से मिली, सनलाइट से। सनलाइट को एब्जॉर्ब किसने किया, क्लोरोफिल ने। तो ये एडीपी कन्वर्ट हो जाता है एटीपी में। ये पहला स्टेप है लाइट रिएक्शन का, सबसे पहले एनर्जी बनेगी। उसके बाद एक और चीज होती है, वाटर का ब्रेकडाउन। अच्छा, ये जो रिएक्शन हो रही है ना, एडीपी बन रहा है एटीपी में, ये होता है इसके अंदर, ग्रैनम के अंदर या थाइलाकॉइड के अंदर। लेकिन पानी कहाँ प्रेजेंट है, पानी प्रेजेंट है स्ट्रोमा में, ये जो इसका जेली लाइक सब्सटेंस है। तो दूसरा रिएक्शन है वाटर का ब्रेकडाउन। तो जो H2O है वो ब्रेक हो जाता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। इसको अपन बोलते हैं फोटोलिसिस, LYSIS।
सुन लो, फोटो मतलब लाइट, लिसिस का मतलब ब्रेकडाउन। दो वर्ड होते हैं बायो में, एक होता है जेनेसिस और एक होता है लिसिस। जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन, लिसिस का मतलब ब्रेकडाउन। तो मैंने कहा ग्लूकोजेनेसिस या ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज का बनना, और मैंने कहा ग्लाइकोलिसिस मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। तो ऐसे याद करना है, ऐसे पूरा रट नहीं लेना है। जेनेसिस मतलब बनना, लिसिस मतलब ब्रेकडाउन। तो फोटोलिसिस हो रहा है मतलब लाइट के प्रेजेंस में वाटर का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। तो आप ध्यान देना, ये जो ऑक्सीजन टू निकली ना पानी से, यही ऑक्सीजन निकलती है आपके प्लांट से रिएक्शन में। तो एक नंबर का सवाल आता है कि जो ऑक्सीजन लिबरेट होती है फोटोसिंथेसिस में जब होता है, तो वो ऑक्सीजन किस मॉलिक्यूल से आती है? किस मॉलिक्यूल से आती है? पानी से आती है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आती। तो ये एक नंबर का सवाल आप याद कर लेना, ठीक है, बन जाएगा। इतना क्लियर है सभी को? शांभवी, कीर्तन, वैष्णवी, अर्चिता? Yes, sir. ओके ओके, Yeah. वेरी हार्दिक। ओके, अब देखो ये सिंपल है। अब एक चीज और होती है लाइट रिएक्शन में, एक कंपाउंड होता है। अब वही देखो, बायो में सब रटना है, नाम आपको याद होंगे तभी आपको नंबर मिलेंगे, नहीं याद है तो नहीं होंगे। लेकिन हाँ, ये क्लास 10th में नहीं है, लेकिन पढ़ लोगे तो कुछ आपका बिगड़ नहीं जाएगा। एक कंपाउंड होता है NADP, इसका फुल फॉर्म है निकोटिन अमाइड एडेनाइन डाई फॉस्फेट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका नाम, निकोटिन। कोई बात नहीं, याद करना हो तो कर लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अमाइड एडेनाइन डाई फॉस्फेट, फॉस्फेट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ये प्लांट में पहले से प्रेजेंट होता है। अब देखो, ये ऑक्सीजन तो बाहर चली गई, वाटर वाली चली गई ना ऑक्सीजन बाहर, लेकिन ये हाइड्रोजन बच गया। तो NADP में क्या होता है, ये हाइड्रोजन आके जुड़ जाता है और क्या बन जाता है? NADPH2। अब अपने आप तो आके जुड़ेगा नहीं, क्या लगता है? ATP। और ATP एनर्जी कहाँ से मिल रही है? जो अपने शुरुआत में ATP बना है। तो ये तीसरी प्रोसेस है लाइट रिएक्शन की। तो लाइट रिएक्शन में तीन चीजें होती हैं, पहला ATP बना, दूसरा पानी का ब्रेकडाउन हो गया तो मिला हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ चली जाती है? ऊपर हवा में। और जो हाइड्रोजन मिलता है वो जाके NADP से जुड़ता है और बनता है NADPH2। अब मेन मुद्दे की बात है कि NADPH2 का फंक्शन क्या है। फोटोसिंथेसिस में अपन कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये गैस लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड से अपने को क्या बनाना है? ग्लूकोज। क्या फॉर्मूला है ग्लूकोज का? C6H12O6। तो इन दोनों में अंतर क्या है बताओ? कौन सा मॉलिक्यूल नहीं प्रेजेंट है कार्बन डाइऑक्साइड में? कौन सा? Hydrogen. हाइड्रोजन नहीं। हाँ, Hydrogen. सिंपल सी बात है। अब यहाँ देखो, ये क्या बन गया? NADPH2। इसको अपन बोलते हैं, इसका बायो में जो वर्ड आता है 12th क्लास में जो आप पढ़ोगे बायोलॉजी, इसको अपन बोलते हैं रिड्यूसिंग पावर, इसका नाम है। रिडक्शन मतलब क्या होता है बेटा केमिस्ट्री में? रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। Loss. Hydrogen. नहीं नहीं, हाँ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या लॉस Loss ऑफ। Loss of of oxygen. oxygen and हाँ. addition of hydrogen. हाँ, तो ये Addition. जो ये जो NADPH2 है ना, ये जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के पास और एनर्जी का इस्तेमाल करके अपना ये इसने जो हाइड्रोजन लिया है, ये हाइड्रोजन ये दे देता है इसको, क्या नाम से? CO2 को। और CO2 आपका रिड्यूस हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये जो मैंने अभी स्टेप बताया, ये किसका स्टेप है? ये डार्क रिएक्शन का है। तो सुन लो, लाइट रिएक्शन में फिर से क्या क्या हुआ? ATP बना, दूसरा पानी का ब्रेकडाउन हुआ H2+O2 में, O2 बाहर चली गई, जो हाइड्रोजन था वो जुड़ गया NADP से और क्या बन गया? NADPH2। अब आती है आपकी डार्क रिएक्शन। तो मैंने बताया डार्क रिएक्शन दिन और रात कभी भी हो सकती है ना, गाना भी है, दिन हो या रात हो तू मेरे पास हो बस उसकी बात हो, है ना। देखो यहाँ पे अब क्या होगा, इसमें NADPH2 रिएक्ट करेगा, अरे सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड से, किसका इस्तेमाल करके? ATP का, और क्या बना देगा? ग्लूकोज, C6H12O6। ओए सॉरी, ये क्या हो गया? ये मैंने नहीं किया। अब देखो, ये हुआ, तो अब ये हाइड्रोजन जाके इसमें गुड जुड़ गया और ये NADP फिर से फ्री हो गया। अब ये फिर से फ्री हो गया NADP। अब ये फिर से फ्री हो गया मतलब
अब वापस से आपकी लाइट रिएक्शन होगी, फिर से इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा, फिर से ये हाइड्रोजन दे देगा कार्बन डाइऑक्साइड को, ग्लूकोज बन जाएगा। तो ये प्रोसेस चलती रहती है और आपका फोटोसिंथेसिस होता रहता है। तो यही है फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रक्रिया। वैसे देखो बहुत बड़ी है, मतलब पढ़ाने जाऊंगा तो मैं 2-3 दिन लग जाएंगे, बट इतना आपको बेसिक पता होना चाहिए कि NADP क्या करता है, ATP क्या करता है, और आपका ये क्या करता है, क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट क्या करती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। क्लियर है बेटा, ये चीज बन जाएगा। बताओ शाम्भवी, इतना कोई टफ Yes, थोड़ी sir. है ना। बस देखो Yes. सुनो, स्टेप याद कर लो। लाइट रिएक्शन में ATP बना, दूसरा वाटर का ब्रेकडाउन हुआ, तीसरा NADP से बन गया NADPH2। डार्क रिएक्शन में क्या हुआ, यही NADPH2 जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के पास, उसको हाइड्रोजन देता है, उसको ग्लूकोज में रिड्यूस कर देता है, और वापस से NADP फॉर्म हो जाता है। फिर वही वो चीज होगी, फिर से वो आएंगे, लाइट सनलाइट आएगी, क्लोरोफिल उसको एब्जॉर्ब करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी, ATP बनेगा, वाटर का ब्रेकडाउन होगा, NADPH2 बनेगा, फिर NADPH2 जाके हाइड्रोजन दे देगा कार्बन डाइऑक्साइड को, वो बन जाएगा ग्लूकोज, फिर वो फ्री हो जाएगा। तो इस साइकिल चलती रहती है। इतना सिंपल है। सिंपल है कि नहीं, कोई बहुत डिफिकल्ट थोड़ी है। बताओ, इजंट इट इजी? कोई बोल ही नहीं रहा है। हम्म? नहीं बोलेगा कोई। चलो, अच्छा नहीं, ये याद नहीं रहेगा, टफ है क्या ये बहुत? वैष्णवी, शाम्भवी, अर्चिता, हार्दिक, कीर्तन, म्यूट क्यों भाई? सर अभी मुझे फिर से देख के नोट्स बनाने पड़ेंगे तभी याद होएगा मुझे। अरे यार कितना अच्छा, एक बार सुन लो, फिर से सुन लो। ATP, क्लोरोफिल ने सनलाइट एब्जॉर्ब किया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चली, उससे ADP कन्वर्ट हो गया ATP में, वाटर का ब्रेकडाउन हुआ हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन चलेगी हवा में, हाइड्रोजन जाके जुड़ गई NADP से और बन गया NADPH2। अच्छा, जो भी जोड़ना उड़ना है सब में एनर्जी लग रही है, और एनर्जी कहाँ से आ रही है, शुरुआत से। फिर डार्क रिएक्शन में यही NADPH2 जाके कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है और ग्लूकोज बन जाता है, फिर ये फ्री हो गया, फिर वापस से वही प्रोसेस चलेगी। अब इसमें क्या इतना याद करना है, एक बार समझ लो तो कभी नहीं भूलेगा। इट इज दैट इजी। ठीक, याद रहेगा। अच्छा, एक चीज याद रखनी है जो आता है कई बार अगर आपको बायो लेना है, कि भाई एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने में क्या है, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। इसको बनाने में कितनी एनर्जी लगती है, तो कितने लगते हैं इसको याद कर लेना, 18 ATP लगते हैं एक मॉलिक्यूल बनाने में, 18 ATP। ये एक जनरल नॉलेज का भी सवाल है, और ये एक बार कौन बनेगा करोड़पति में भी आ चुका है सवाल, है ना। आप कोई भी एग्जाम दोगे SSC UPSC, वहां पे भी साइंस में क्वेश्चन आ जाता है। ऑल्दो ये 10th में नहीं दिया, बट दिस इज अ वेरी जनरल क्वेश्चन। तो एक ग्लूकोज को बनाने में 18 ATP लगते हैं। तो क्लियर है फोटोसिंथेसिस क्या होता है? हाँ, पहले डेफिनेशन लिख देना कि बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें प्लांट सनलाइट एब्सॉर्ब करते हैं। रॉ मटेरियल कौन से लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से, और वाटर को लेते हैं ग्राउंड से, और फिर इनको कन्वर्ट इन, और ये सब इनऑर्गेनिक है, कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक है, वाटर भी इनऑर्गेनिक है, इनको कन्वर्ट कर देते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस या ग्लूकोज में, अलॉन्ग विद प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर। वाटर भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है, ध्यान देना, रिएक्शन में दिया हुआ है। रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको लिखना मत भूलना। मान लो अगर आया डिफाइन फोटोसिंथेसिस, तो बिना सोचे समझे रिएक्शन लिख देना जो NCERT में दी हुई है। क्लियर है बेटा? शाम्भवी, अर्चिता, वैष्णवी, हार्दिक, कीर्तन, क्लियर है? हम्म? Yes, sir. हाँ, और Yes. सुन लो, सुन लो, अगर ये सब याद नहीं होता तो छोड़ दो, ये सब आपके सिलेबस में नहीं है। एक्चुअली मैडम पहले पढ़ाती थी ये सब हर साल, अब इस साल शायद वो नहीं पढ़ा रहे, क्योंकि शायद ऑनलाइन क्लासेस में तो फिर बच्चों को उतना क्लियर नहीं होगा, क्योंकि नहीं, ऑफलाइन क्लास में इंसान ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है, शायद ये कारण हो, जो भी हो। तो इसलिए मैंने भी बता दिया, नहीं तो मुझे भी कोई बताने का इंटरेस्ट का है भाई, मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूँ, मेरे को भी जल्दी सिलेबस नहीं खत्म करना क्या। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स दैट आर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो इसका आंसर आपके NCERT में दिया, ये देखो ये आंसर दिया है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, पहला काम। कन्वर्जन ऑफ लाइट एंड, अच्छा ये तो वो आ गया यार, ये तो स्टेप आ गया, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये स्टेप वाला क्वेश्चन हो गया, सॉरी।
इसको क्या लेना, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये 3 स्टेप हैं, इसके 3 नंबर मिलते हैं। ये सवाल आ चुका है बोर्ड में, और बस इतने ही 3 पॉइंट लिख दो। जो बोर्ड की, सुन लो, जो बोर्ड एग्जाम की जो मार्किंग स्कीम बनती है ना, जिससे टीचर आपकी कॉपी चेक करते हैं, तो वो एनसीईआरटी से ही बनती है। तो अगर इतना आंसर है तो वर्ड टू वर्ड इतना ही आंसर है, और अगर आपने लिख दिया इतना आंसर तो आपके पूरे नंबर पक्का। क्लियर है चीज? तो बन जाएगा व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद फिर वो भी एक क्वेश्चन था यार कि रॉ मटेरियल क्या क्या यूज होता है, तो रॉ मटेरियल में क्या लिखोगे, वाटर फ्रॉम ग्राउंड, सनलाइट फ्रॉम द सन, एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। बन जाएगा कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं। हाँ बहुत इजी है, आप लोगों को सब आता है यार, कोई दिक्कत नहीं है यार। हाँ अच्छा, ये तो मैं बताना ही भूल गया। चलो ये इंटेक्स क्वेश्चन कर लो, कई बार इंटेक्स क्वेश्चन भी बोर्ड में आते हैं। बताओ भैया, पहले का आंसर बताओ, कौन बताएगा? शांभवी, अर्चिता, वैष्णवी, हार्दिक, कीर्तन। Who will tell the first answer? See, Raise the. because in multicellular organisms, Hmm. organisms are not in direct contact with the environment, Hmm. so the simple diffusion cannot meet the oxygen requirements in our body. वेरी गुड। अब देखो, ठीक है, पहले अर्चिता ने एक आंसर बताया, गुड। और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा? शांभवी, वैष्णवी, हार्दिक, कीर्तन, डू यू वांट टू ऐड समथिंग इन योर लाइफ? कुछ स्पाइसेस ऐड करने हैं? स्पाइस अप करना है कुछ आंसर को? नहीं करना? वैष्णवी, शांभवी। हम्म अच्छा सुन लो, एक तो देखो पहला आंसर उसने सही दिया कि जैसे ये मेरी स्किन है, अब है ना, ये स्किन है, अगर मान लो डिफ्यूजन होता है तो कुछ सेल तो बहुत डीपली सीटेड है ना, अब जो अपने सेल और टिश्यू है, तो डिफ्यूजन से हर एक सेल और टिश्यू तक आपका जो ऑक्सीजन है वो पहुंच नहीं पाएगा। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज, डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस है, और हमारी बॉडी में बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल हैं, तो डिफ्यूजन सफिशिएंट नहीं है टू प्रोवाइड एंड एडुकेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू ऑल द सेल। ये हो गई, है ना, 2 चीजें हो गई। क्लियर है? एक तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में, ह्यूमन, देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया ह्यूमन। ह्यूमन कैसे और ऑर्गेनिज्म है बेटा? हम लोग वार्म ब्लडेड है। क्या डिफरेंस है वार्म और कोल्ड ब्लड में, कौन बताएगा? कुछ लोग कोल्ड, जैसे घड़ियाल है, घड़ियाल बोल रहा हूँ, वो मगरमच्छ है, मगरमच्छ देखा है ना, ऐसे वो पानी से निकलता है और ऐसे ऐसे करके बैठा रहता है धूप में, देखा ना, मुंह खोल के करके, ऐसा ही तो बैठता है, मैं गलत थोड़ी कर रहा हूँ। तो वो कोल्ड ब्लडेड है। क्या डिफरेंस है वार्म और कोल्ड ब्लडेड में? बताओ वैष्णवी, शांभवी, हार्दिक, कीर्तन। So So, cold-blooded warm-blooded animals animals are can the adapt animals which themselves. cannot regulate the temperature of their body from the environment. But वार्म। warm-blooded animals can regulate their body temperature from the environment. गुड शांभवी। तो हाँ, तुम बोलो अर्चिता, तुम भी बोल रही थी। So, warm-blooded animals can adapt themselves at any temperature. सही, सुन लो, हम लोग वार्म ब्लडेड हैं, तो जैसे मैंने खाना खाया, खाने से मिलती है एनर्जी। कैसे मिलती है एनर्जी? बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है? खाने का ब्रेक डाउन होता है टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ठीक है? तो वो जो एनर्जी है वो मैं 2 तरह से यूज करता हूँ, एक तो फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए, दूसरा बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए, तो ये वार्म ब्लडेड है। और कोल्ड ब्लडेड क्या होते हैं? उनकी जो एनर्जी है वो केवल उनके फिजिकल मूवमेंट के लिए यूज होती है, बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने में यूज नहीं होती। तो इससे आपको क्या पता चलता है? इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि कोल्ड ब्लडेड को कम एनर्जी चाहिए और वार्म ब्लडेड को ज्यादा एनर्जी चाहिए। अब डिफ्यूजन स्लो प्रोसेस है, तो अगर ऑक्सीजन धीरे धीरे आएगी तो क्या उतनी एनर्जी जनरेट होगी? नहीं होगी। एनर्जी जनरेट नहीं होगी तो आपका वार्म ब्लडेड एनिमल जैसे ह्यूमन है वो काम नहीं कर पाएगा। तो अगर सपोज 1 नंबर का आया ये क्वेश्चन, तो जितना आंसर अर्चिता ने दिया उतना ठीक है, उसमें 1 नंबर आपको मिल जाएगा। बट अगर 3 नंबर का आ गया तो उसमें फिर आपको पहला तो अर्चिता वाला पॉइंट कि भाई सारे सेल तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि कुछ सेल बहुत डीपली सीटेड है ना, तो वो दूसरा, सॉरी आप लिख दो कि हमारी बॉडी बहुत बड़ी है, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल है, तो एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा है
और तीसरा पॉइंट लिख दो कि ह्यूमंस में a part of energy is utilized for regulating the body temperature. So greater amount of energy is needed, and diffusion is a slow process. Therefore, the respiration will slow down and we won't get the required or desired amount of energy. आंसर को खुद की भाषा में फ्रेम करना सीख लो, आगे जाके फायदा देगा। क्लियर है? बन जाएगा ये। तो 1 नंबर का आया तो अर्चिता वाला आंसर, 3 नंबर का आया तो मेरा आंसर। ठीक है, क्लियर है? वैष्णवी, शांभवी, अर्चिता, हार्दिक, बन जाएगा ना? ओके, वेरी नाइस। लेट्स मूव ऑन इन लाइफ। लाइफ में मूव ऑन करना बहुत जरूरी है। व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव? ये मैंने बताया था आंसर कल, कौन बताएगा? 1 नंबर का सवाल है। respiration and breathing and नहीं movement and नहीं, growth. ये नहीं, हाँ बस वो लिखना है जो मैंने कल बताया था। सर हाँ सर मॉलिक्यूलर मूवमेंट। हाँ, अगर ऑर्गेनिज्म में मॉलिक्यूलर मूवमेंट हो रहा है तो वो लिविंग है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं हो रहा तो वो नॉन लिविंग है। बस इतना, एक वर्ड है मॉलिक्यूलर मूवमेंट। ठीक है, बन जाएगा सभी को? हाँ सर कहना सर हाँ बोलो। सर मेन क्राइटेरिया टू यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव आर ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन. ह्यूमंस कैन आल्सो शो द मूवमेंट ऑफ ग्रोथ एंड. हाँ ठीक है, मतलब वही है, बाकी प्रोसेस आप लिख दो, लेकिन मेन पॉइंट क्या है? मॉलिक्यूलर मूवमेंट। उसके बाद आप लिख सकते हो कि ह्यूमन ग्रो करते हैं, रेस्पायर करते हैं, ब्रीथ करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, ये सारी चीजें आप लिख सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द आउटसाइड मटेरियल यूज्ड फॉर बाय एन ऑर्गेनिज्म? मतलब फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से मटेरियल वो यूज करता है? तो बता दिया, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से यूज करता है, वाटर लेता है जमीन से, ग्राउंड से, और सनलाइट लेता है सन से। इन 3 मटेरियल्स का इस्तेमाल करके अपना खाना बनाता है। बन जाएगा सभी को? Yes. हाँ, लास्ट को क्वेश्चन वही आ गया, व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसिडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ? सो दीज आर द प्रोसेसेस कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। उसके नाम लिख दो, न्यूट्रिशन, Nutrition, respiration, transportation, रेस्पिरेशन ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, या and ये excretion. डाइजेशन, मेंटेनेंस, मेटाबॉलिज्म, बहुत सारी है। अच्छा, जैसे एक, हाँ सुन लो, कई सारी बुक्स में रिप्रोडक्शन दिया है एक, जैसे लाइफ प्रोसेस, बट रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस नहीं है। अब जैसे मैं पैदा हो गया तो अब मेरी शादी थोड़ी हुई है, तो मैं रिप्रोड्यूस तो कर नहीं रहा हूँ, तो मैं जिंदा हूँ ना, मर थोड़ी जा रहा हूँ, मैंने शादी की है। या अब्दुल कलाम जी हैं या अटल बिहारी जी हैं, उन लोग तो बिना रिप्रोड्यूस किए, लाइक है ना, लाइक जग में जीवन। तो रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस नहीं है, वो स्पीशीज को बढ़ाने के लिए है, लेकिन वो लाइफ प्रोसेस नहीं है। बिना रिप्रोड्यूस किए भी आप जिंदा रह सकते हो। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन मतलब क्या है ना, नंबर काट जाएंगे। बहुत सारे बच्चे लिख के आ जाते हैं जोश जोश में कि भाई रिप्रोडक्शन तो बहुत जरूरी है, वही तो सबसे मेन चैप्टर है क्लास 10th का, है ना, सबको बड़ा मजा आता है ना पढ़ के। तो ऐसा काम आप मत करना, रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस नहीं है। यू कैन स्टिल लिव विदाउट रिप्रोड्यूसिंग। क्लियर है ये चीज? Yes. ओके ओके, अब चलो देखो, अब 10th में जितनी भी एक्टिविटी दी है केमिस्ट्री में, बायो में, उसी में से सवाल आता है। लिखने को नहीं आती, लेकिन छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं। अब देखो, ये पहला है एक्टिविटी 6.1। इसका मैंने वीडियो भी डाला है यूट्यूब में, समझ में ना आए तो वहां से भी सर्च कर लेना, प्लेलिस्ट बनी एक लाइफ प्रोसेस की। कह रहा है टेक अ पॉटेड प्लांट विथ वेरीगेटेड लीफ। पहला 1 नंबर का सवाल आ गया, व्हाट इज वेरीगेटेड लीफ? बताओ क्या होती है वेरीगेटेड लीफ? Sir, a वेरीगेट, leaf in which different colors are there. हाँ मतलब Like जो white, yellow. ग्रीन कलर भी होते हैं और ग्रीन के साथ बाकी कलर भी प्रेजेंट होते हैं, जो कंप्लीटली ग्रीन ना हो, विच हैज मल्टीपल कलर। ठीक है, वो वेरीगेटेड होती है। एग्जांपल मनी प्लांट और कॉटन, क्रोटॉन। ये क्रोटॉन पता नहीं क्या होता है, शायद मनी प्लांट ही होता है, जो भी है। कीप द प्लांट इन डार्क रूम। अच्छा, ये क्वेश्चन, इस ये जो एक्टिविटी क्यों कर रहे हैं, इस एक्टिविटी में अपन ये दिखाना चाहते हैं कि जो सनलाइट है, सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इसका जो कंक्लूजन अपन क्या निकालेंगे, सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। जहां लाइट पड़ेगी वहां फोटोसिंथेसिस होगा, अगर लाइट नहीं पड़ेगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। और सनलाइट के साथ क्या जरूरी है, क्लोरोफिल। जहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है वहां पे फोटोसिंथेसिस होगा, जहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो मैंने क्लोरोफिल वाला ये लिख लेना, क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस।
कह रहा है कीप द प्लांट इन डार्क रूम फॉर 3 days सो दैट ऑल द स्टार्च गेट यूज्ड अप। स्टार्च का फॉर्मूला क्या होता है? ये देखो स्टार्च का फॉर्मूला ये होता है C6H10O5 द होल N। ये होल N ये दिखाता है कि स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है। सुन लो, 3 प्रकार की शक्कर होती है। एक होता है मोनोसैकेराइड, एक होता है पॉलीसैकेराइड, सॉरी एक होता है डाइसैकेराइड और एक होता है पॉली। मोनोसैकेराइड का एग्जांपल क्या है? ग्लूकोज। केवल एक सबसे बेसिक यूनिट है ग्लूकोज, जो आप ग्लूकोज पीते हो, ये वो मोनोसैकेराइड है। दूसरा होता है डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड तब बनता है जब 2 ग्लूकोज आपस में जुड़ जाते हैं और उसमें से एक वाटर निकल जाता है, तो डाइसैकेराइड होता है C12H22O11। तो जो शक्कर खाते हो शक्कर घर में, वो डाइसैकेराइड है, वो उसका फॉर्मूला ये है C12H22O11। और फिर खूब सारे ये मोनोसैकेराइड मिलके बनाते हैं पॉलीसैकेराइड, ये पॉलीसैकेराइड का फॉर्मूला है। तो 3 प्रकार के शुगर होते हैं, मोनोसैकेराइड सिंपल एग्जांपल ग्लूकोज, फिर होता है डाइसैकेराइड, इसका एग्जांपल है सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये सब फ्रक्टोज, ये सब डाइसैकेराइड है। और लास्ट आता है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड का एग्जांपल है स्टार्च। ठीक। अच्छा, जब प्लांट खाना बनाते हैं ना तो ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है खाना, लेकिन ग्लूकोज को स्टोर नहीं कर सकते। स्टोर किस फॉर्म में करते हैं? स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है, तो स्टार्च बनता नहीं है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कन्वर्ट करते हैं उसको। क्लियर है ये चीज? अभी पढ़ेंगे अपन आगे, जब अपन डाइजेशन पढ़ेंगे तो सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, हाँ ये एक्टिविटी शो कर रहे हो। ओके, देखो अब क्या बोल रहा है, नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 आवर। पहले पूरा स्टार्च गायब कर दिया, फिर उसको वापस से सनलाइट में रखा ताकि अब वापस से फोटोसिंथेसिस हो, आपका ग्लूकोज बने और वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाए। फिर एक प्लक का लीफ, एक लीफ तोड़ ली फ्रॉम द प्लांट, मार्क ग्रीन एरियाज इन इट, उसमें ग्रीन एरिया मार्क कर दो। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से क्वेश्चन चालू होता है, डिप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर। अब पहला क्वेश्चन आता है, आपने लीफ को बॉइलिंग वाटर में क्यों डिप किया? कौन बताएगा क्यों डिप किया? So that the cell wall gets disintegrate. हाँ सुन लो, अब फोटोसिंथेसिस हो गया है, अब मैं चाहता हूँ आगे और फोटोसिंथेसिस ना हो, तो जब गर्म पानी में डालता हूँ 2-3 चीजें होती हैं। पहली चीज जो होती है कि जितने भी सेल है लीफ में वो सब डाई हो जाते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होती है, जो सेल वॉल है वो डिसरप्ट हो जाती है या पोरस हो जाती है, क्योंकि अपने को आयोडीन सॉल्यूशन डालना है। आयोडीन सॉल्यूशन जब स्टार्च से मिलता है तो ब्लू ब्लैक कलर देता है। अब स्टार्च कहाँ बना है? क्लोरोप्लास्ट में बना है ना। तो लीफ में अगर ऊपर से डालोगे तो क्लोरोप्लास्ट में थोड़ी चला जाएगा सीधे, वो कब जाएगा? जब वो पोरस होगी, जब उसमें बड़े बड़े छेदे होंगे। तो गर्म पानी से लीफ के सारे सेल मर जाते हैं, लीफ आपकी सॉफ्ट और पोरस हो जाती है ताकि आयोडीन सॉल्यूशन उसमें आराम से अंदर तक सिप कर सके। ठीक है, तो सेल वॉल आपकी पोरस और सॉफ्ट हो जाती है ताकि आयोडीन सॉल्यूशन अंदर जा सके। बन जाएगा ये चीज। क्यों क्यों गर्म पानी में उबाला? सेल को मारने के लिए, सेल वॉल को सॉफ्ट और पोरस बनाने के लिए, ताकि आयोडीन सॉल्यूशन लीफ के अंदर तक या क्लोरोप्लास्ट तक जा सके। क्लियर है? शांभवी, अर्चिता, वैष्णवी, हार्दिक, Yes. कीर्तन। Yes. ओके, अब देखो दूसरा सवाल। आफ्टर दिस इमर्स इट इन अ बीकर कंटेनिंग एल्कोहल। अब शराब में डाल दिया। कल मैंने शराब का फॉर्मूला बताया था, क्या होता है शराब का फॉर्मूला? C2H5OH। ये वही शराब है जो आप लोग पीते हैं। ठीक है, मतलब आप लोग नहीं पीते, जो आपने कभी देखा होगा पिक्चर में, सॉरी। फिर कह रहा है केयरफुली प्लेस अबव बीकर इन। अच्छा, वाटर बाथ क्या होता है पता है? व्हाट इज वाटर बाथ? सुन लो, देखो अल्कोहल बहुत अच्छा वोलेटाइल सब्सटेंस है और बहुत ज्यादा उसमें कैलोरिफिक वैल्यू है अल्कोहल में। तो क्या करते हैं, लीफ को पहले अल्कोहल में, मतलब ये पानी ले लिया, एक कंटेनर लिया, कंटेनर में अल्कोहल डाला और फिर इसमें लीफ डाला। इसमें क्या क्या है? इसमें है दारू, दारू प्लस लीफ। अब इस कंटेनर को पानी में रखा दूसरे कंटेनर में और फिर इसको हीट करते हैं, इसको बोलते हैं वाटर बाथ, ताकि पानी की गर्मी धीरे धीरे इसको लगे और आपकी लीफ जल ना जाए। नहीं तो अल्कोहल जला देती है। जो लोग बहुत शराब पीते हैं क्या होता है, उनके इंटरनल ऑर्गन जल के खराब हो जाते हैं, है ना। किडनी खराब हो जाती है, लिवर खराब हो जाता है, जला देती है शराब सब कुछ। बहुत ही बर्निंग सेंसेशन होता है उसका।
तो इसको बोलते हैं वाटर बाथ। वाटर बाथ मतलब डायरेक्टली हीट ना करना, बल्कि पानी के थ्रू गर्मी प्रोवाइड करना। ठीक, और डायरेक्टली हीट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अल्कोहल बहुत वोलेटाइल है, आपकी लीफ को बर्न कर देगा, जला देगा। क्लियर है चीज? अर्चिता, वैष्णवी, शांभवी, हार्दिक, कीर्तन। Yes, sir. Yes, ओके sir. ओके। अच्छा, अब एक सवाल आता है कि अल्कोहल में क्यों डिप करते हैं? ठीक है, अल्कोहल में इसलिए डिप करते हैं, एक मिनट, हाँ, अल्कोहल में इसलिए डिप करते हैं कि अल्कोहल जो है वो क्लोरोफिल को डिसॉल्व कर लेता है। सुनो, अपने को आयोडीन सॉल्यूशन अच्छा एक मिनट रुको, एक सुनो, पढ़ना है अभी आगे, क्योंकि 1 मिनट से कम बचा है, तो ये टॉपिक बस 5 मिनट का और है, तो दूसरी मीटिंग शेड्यूल कर दूं? बस ये एक्टिविटी पढ़ के फिर कल पढ़ते हैं, ठीक है? आज इसको खत्म कर देते हैं, ठीक? तो आज और दूसरी मीटिंग ज्वाइन कर लो, इसको मैं बंद कर रहा हूँ, ठीक है? 1 मिनट, स्टॉप शेयर, एंड आ जाओ दूसरी मीटिंग में। ओके, हाँ, तो कहाँ थे अपन? अल्कोहल में डिप किया, वाटर बाथ करवाया। वाटर बाथ क्यों करवाते हैं? क्योंकि अल्कोहल वोलाटाइल है, आपके लीफ को जला देगा, अपन जलाना नहीं चाहते, कोई दुश्मनी नहीं है। फिर अल्कोहल से क्या होता है? अल्कोहल क्लोरोफिल को डिसॉल्व कर लेता है। क्लोरोफिल को डिसॉल्व क्यों करना है? ताकि हम जो कलर चेंज हो रहा है, मैंने अभी क्या बताया, जब आयोडीन सॉल्यूशन स्टार्च से रिएक्ट करेगा तो कौन सा कलर देता है? ब्लू ब्लैक कलर। तो अगर लीफ ऑलरेडी ग्रीन है तो उतने अच्छे से आपको कलर ऑब्जर्व नहीं होगा। तो जो अल्कोहल है वो क्लोरोफिल को डिसॉल्व कर देगा, उसके कारण क्या होगा? ग्रीन कलर हट जाएगा। ग्रीन कलर हट जाएगा तो जो कलर चेंज है आप उसको अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन ध्यान रखना, कई बार आया है कि इस एक्टिविटी में क्यों अपन अल्कोहल में डिसॉल्व करते हैं, तो लिख देना आंसर। सॉरी, अल्कोहल में लीफ को क्यों वाटर बाथ करवाते हैं? तो क्या आंसर है? टू डिसॉल्व क्लोरोफिल so that the color change can be easily and clearly observed when iodine is poured on the leaf। ठीक, क्लियर है बेटा? बन जाएगा सभी को? हाँ या ना? मुंडी हिला दो, वैसे शक्ल तो सबकी दिख रही है। Yes, sir. ओके ओके, चलो Yes, ठीक है, sir. बस एक लास्ट 2 क्वेश्चन बचे, बस खत्म करते हैं, 2 मिनट और है, ठीक है? टेंशन ना लो। अब देखो यहाँ पे दिया है, व्हाट हैपेंस टू द कलर ऑफ द लीफ। ठीक, तो कलर क्या? एक मिनट, फोन कर रही है, सुनो। व्हाट हैपेंस टू कलर ऑफ लीफ? तो लीफ का जो कलर है वो ग्रीन कलर से कैसा हो जाता है? वापस से कलरलेस हो जाती है। Blue. नहीं नहीं, अभी आयोडीन नहीं डाला, अभी आयोडीन नहीं डाला, वो तो आयोडीन में जब डालेंगे तब ब्लू ब्लैक होगा। अभी अल्कोहल में डाला ना, तो अल्कोहल में डालने के बाद क्या होगा? जो आपकी लीफ का कलर है वो ऑलमोस्ट कलरलेस हो जाएगा, सारा कलर अपना खो देगी लीफ, ठीक है? तो इसमें बस ये लिख देना कि द ग्रीन कलर ऑफ द लीफ विल वैनिश, ये लिख देना, ठीक है? बन जाएगा। जहां भी ग्रीन कलर था वो क्लोरोफिल के कारण था, अल्कोहल ने क्लोरोफिल को मतलब समा लिया अपने अंदर, तो अल्कोहल ग्रीन कलर का हो जाता है, और जो क्लोरोफिल है वो हट गया लीफ से। अब वो लीफ से हट गया तो लीफ आपकी, बस ये लिख देना कि लीफ द कलर ऑफ द लीफ चेंजेस फ्रॉम ग्रीन टू कलर। क्लियर है सभी को? Yes. Yes, yes, sir. चलो ठीक है, अब आगे बोल रहा है, फिर बोल रहा है ये हो गया, व्हाट इज कलर ऑफ द सॉल्यूशन। तो अब सॉल्यूशन किस कलर का हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा ग्रीन कलर का। क्यों ग्रीन कलर का हो गया? क्योंकि अब क्लोरोफिल चला गया अल्कोहल में। क्लियर है चीज? बन जाएगा। अब आगे, नाउ डिप द सॉल्यूशन इन अ नाउ डिप द लीफ इन अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। आयोडीन सॉल्यूशन में डालना फॉर फ्यू मिनट। टेक आउट द लीफ एंड रिंस ऑफ द आयोडीन सॉल्यूशन। ऑब्जर्व द कलर ऑफ लीफ एंड कंपेयर विद द ट्रेसिंग ऑफ द लीफ। सुन लो, तो जहां जहां क्लोरोफिल था वहां वहां तुम्हें कौन सा कलर मिलेगा? ब्लू ब्लैक। केवल ब्लू नहीं, कौन सा कलर? ब्लू ब्लैक, बहुत डार्क ब्लू मिलता है, इसको ब्लू ब्लैक बोलते हैं अपन। तो ये एक्सपेरिमेंट बताता है कि जो फूड है या जो क्लोरोफिल है, जहां जहां क्लोरोफिल प्रेजेंट था वहीं पर फूड बना। और आयोडीन सॉल्यूशन क्या करता है? आयोडीन सॉल्यूशन रिएक्ट करता है स्टार्च से। किससे रिएक्ट करता है? स्टार्च से। और कौन सा कलर देता है? ब्लू ब्लैक। तो देखो, कलर बस ब्लू ब्लैक वहीं पे आया जहां पर पहले ये आपने ट्रेस किया था, जहां पे क्लोरोफिल था। तो व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन वेरियस एरियाज ऑफ लीफ? तो आपको ये कंक्लूड करना है कि स्टार्च वही बनेगा जहां पे क्लोरोफिल था, जहां पे क्लोरोफिल नहीं था वहां पे स्टार्च नहीं बना। क्लियर है चीज?
सभी को? आयोडीन सॉल्यूशन का टेस्ट याद कर लेना, इसको लिख लेना कॉपी में। आयोडीन रिएक्ट विथ स्टार्च टू गिव ब्लू ब्लैक कलर, बन जाएगा। आयोडीन रिएक्ट्स विथ स्टार्च टू गिव ब्लू ब्लैक कलर। अगर ब्लू ब्लैक कलर आया तो स्टार्च प्रेजेंट है, ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया तो स्टार्च एब्सेंट है। क्लियर है? शांभवी, अर्चिता, वैष्णवी, हार्दिक, Yes, sir. कीर्तन, संकेत। संकेत ने तो लेट ज्वाइन किया Yes, था। sir. चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, हमें थक गया हूँ, है ना? आज के लिए इतना काफी है, फिर अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है? तो अपना चैप्टर ही जल्दी हो जाएगा। अब इसके आगे मैं ज्यादा हाई फाई नहीं पढ़ाऊंगा, जितना बुक में दिया उतना ही पढ़ाऊंगा, ठीक? बस वो मैंने फोटोसिंथेसिस बता दिया, पता नहीं क्यों, बट इट्स ऑल राइट, ठीक? बन जाएगा अर्चिता, वैष्णवी, शांभवी। Yes, sir. चलो ठीक है फिर। Yes, sir. क्या हो गया, कुछ बोल रहे हो शांभवी? आवाज कट रही है शायद, या मेरा वाईफाई खराब है। हाँ चलो ठीक है फिर, एंजॉय योर। किसी ने चैट मैसेज किया मेरे को, वैसे तो कोई नहीं करता। क्या बोली वैष्णवी? प्लीज, क्या वैष्णवी? सर टेल समथिंग अबाउट एग्जाम। एग्जाम बेटा कुछ नहीं है, बता तो रहा हूँ, एग्जाम में वही है। Thank you, sir. Thank you, sir. बाय 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 बाय, एंड मीटिंग फॉर ऑल। चलो ठीक है, पढ़ाई करो, ठीक? ओके बाय।